नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल माय व्यूज विद यू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स स्लैब्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि 2 दिन बाद ही आम बजट पेश होने जा रहा है। ये बजट फाइनेंशियल 2023 और 2024 के लिए होगा। बजट से सभी सेक्टर्स अपनी अपनी उम्मीद रखते हैं। सभी को उम्मीद होती है कि उन्हें ये छूट मिलेगा, उन्हें ये मिलेगा। तो इसी तरह इनकम टैक्स को जो बहुत ही धीरज के साथ देखते हैं, जो बहुत ही दिनों तक इंतजार करते हैं इस दिन का, वो एक होती है हमारे वेतनभोगी कर्मचारी। वेतनभोगी कर्मचारी इनकम टैक्स स्लैब्स के बारे में ही जानने के इच्छुक होते हैं। क्या इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव हुआ है? तो इस बार भी 1 फरवरी को जैसी बजट पेश होगा तो सभी की निगाहें रहेंगी कि क्या कोई स्लैब्स में कुछ रेट में चेंज हुआ है और क्या होगा, और आम जो कर्मचारी है वो क्या चाहता है उस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि अभी फाइनेंशियल 22-23 में एग्जिस्टिंग रेट क्या है। तो इसके लिए हम चलते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। इनकम टैक्स की वेबसाइट में ये हमारा एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम है। इसमें हम बात करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओनली एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम की, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम जो है वो बेसिकली जो अपने वेतनभोगी कर्मचारी है इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है। तो उसके बारे में डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। तो इसमें जो हम एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम में जो भी कवर हो रहे हैं उसमें टैक्स स्लैब्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं लगता, और इस तरह 2 लाख से 5 लाख तक 5% है, और फिर 10 लाख तक 20% है, और 10 लाख से ऊपर 30%। ये सभी मैंने एक्सेल में डाउनलोड किया है, वहाँ पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें कुछ डिडक्शन भी मिलते हैं, और डिडक्शन में सबसे जो मेन डिडक्शन है वो होता है हमारा एटीसीसी का। एटीसीसी में हमें 1,50,000 का डिडक्शन मिलता है। इसमें लाइफ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट सब्सक्रिप्शन, ट्यूशन फीस, एनएससी, हाउसिंग, ये सभी आइटम्स कवर रहते हैं। एलआईसी में हो गया उसके तरह है। उसके साथ ही एटीसीसी D1 का भी जो पोर्शन है, जो गवर्नमेंट शेयर डालती है, वो भी इसमें जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में, वो कवर होता है एटीसीसी D1 में, जो कंपलसरी डिडक्शन होता है। तो वो भी इसमें कवर हो जाता है। और उसके बाद आ जाता है CC1B। इसमें जो एनपीएस के लिए इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पैसे डालकर ऑन कंट्रीब्यूशन, तो इसमें 50,000 को और डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन यहाँ विडम्बना ये है कि सपोज करो मैं ओल्ड स्कीम में हूँ, ओल्ड स्कीम इन द सेंस ओल्ड पेंशन स्कीम में हूँ, और मुझे एनपीएस खाता खुलवाने की मैं ज़रूरत नहीं समझता हूँ। तो उस केस में मुझे 1,50,000 का ही डिडक्शन मिलेगा एटीसी में। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं ये चाहता हूँ कि मैं एनपीएस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, उसकी जगह मुझे प्रोविडेंट फंड, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम में मुझे प्रोविडेंट फंड की, और अभी ट्यूशन फी में भी बच्चे अगर नहीं स्कूल में जा रहे हैं, इस टाइप की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो मैं अपना ये मैक्सिमम पैसा एनपीएस में डाल दूँ, तो वहाँ पर जो एनपीएस के नाम पर जो है वो हमें डिडक्शन का बेनिफिट, एक्स्ट्रा डिडक्शन ओनली 50,000 ही मिलेगा। इसी तरह इसमें आप देख सकते हैं CCD 2D में है, और बहुत से बेनिफिट हैं। आपके TD में आ जाते हैं। ये आपके डिडक्शन टुवर्ड्स पेमेंट मेड इन द हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में है। पेरेंट्स के लिए भी 30,000, 25,000 और 5 अगर हम प्रिवेंटिव चेकअप करते हैं उसमें 30,000 इस तरह करते हुए, सेल्फ के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए करते तो 50,000, इस तरह करते हुए हमारे पास काफ़ी इसमें
है। अगर हम डिटेल में जाते हैं तो ये देखिए बहुत ज़्यादा आ जाते हैं इसमें। एक फिर आपका ये आ जाता है डिडक्शन अवेलेबल ओनली टू इंटरेस्ट पेमेंट मेड ऑन द लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर 1.5 लाख तक हमें डिडक्शन मिल जाता है उसके इंटरेस्ट अगर इतना पे किया हुआ है। इसी तरह हमारे पास एजुकेशन लोन में भी है। और फिर एक हमारा डिडक्शन होता है जो बैंक इंटरेस्ट TTA में 10,000 तक है। इस तरह करते हुए काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो इसमें ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम चलते हैं अपनी एक्सेल सीट पे। तो एक्सेल सीट में अभी सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग रेट अभी अभी हमने किया था, ये एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम में अभी जो हमारी टैक्स रेट चल रही है वो 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है। 2,50,000 से 5 लाख तक 5% है, 5 से 10 तक 20% है, और 10 से ऊपर हमारा 30% है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिडक्शन। जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमें कितना डिडक्शन इसमें मिल सकता है। तो अगर हम सभी प्रोविजंस का फ़ायदा उठाना चाहें तो हमें कितना डिडक्शन मिल जाता है। तो नील रेट में हमारे पास 250, ये 250 इनकम पे हमें कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद LIC में या फिर इस तरह करते हम 80 CCD में करते 1,50,000 कर सकते हैं। NPS में हम 50,000 का डिडक्शन कर सकते हैं। और इसमें अगर हम नीचे चलते रहें तो इसमें जैसे हम जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अपने लिए 50,000, और प्रिवेंटिव चेकअप पे अगर खर्चा हुआ तो 5,000। इसी तरह पेरेंट्स के लिए ये भी 30,000 हो जाता है। और यहाँ पर जो हम डिडक्शन पेमेंट ऑफ द लोन मेड ऑन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए जितना भी इंटरेस्ट हम पे करते हैं तो उसका हमें डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि चलो कि हम 1,50,000 रुपये 1.5 लाख तक का डिडक्शन यहाँ पर अवेल कर रहे हैं। और जो हाउस प्रॉपर्टी के लिए है, अगर उस पर इंटरेस्ट पे किया है, कोई भी हमने प्रॉपर्टी परचेज की है, रेजिडेंशियल हाउस की बात हो रही है, तो वहाँ पर 1.5 लाख तक हमें और डिडक्शन मिल सकता है। तो इस तरह अगर ये सभी डिडक्शन हम लें, इसके अलावा ये देखिए काफ़ी लंबी लिस्ट है। जैसे मैंने कहा था ये हमारा बैंक इंटरेस्ट का 10,000 है। तो इस तरह ये लगभग 8,20,000 बैठ रहा है अगर मोटे मोटे भी आइटम हम पकड़ते हैं। तो एक वेतनभोगी सरकार से क्या कहना चाहता है? एक वेतनभोगी ये कहना चाहता है कि सपोज करो मैं सेविंग नहीं कर सकता, मेरे किसी फैमिली मेम्बर का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है और ट्रीटमेंट में 3 लाख 4 लाख रुपए लग रहे हैं और मुझे सेविंग नहीं है। तो यहाँ पर आप डिडक्शन दे रहे हैं मुझे 25,000 का, और 5,000 इंश्योरेंस है तो ये, अदर सेल्फ प्रिवेंटिव चेकअप कर रहे हैं तो 5,000 का है। इसी तरह इसमें एक हमारे पास उसको मैंने इसमें कवर नहीं किया, मान के चला है कि डिडक्शन मेड टुवर्ड्स द मेड डिसेबल डिपेंडेंट के लिए ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट डिसेबल में, इसमें भी ये डिडक्शन मिल जाता है। तो ये इसमें हम कवर नहीं कर रहे कि मुझे ये है कि किसी भी कारण से मेरे पास खर्चे बहुत ज़्यादा, मैं सेविंग नहीं कर पा रहा हूँ, सेविंग नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मेडिकल खर्चे तो हो रहे हैं, तो मुझे क्या डिडक्शन नहीं मिलेगा? आपके हिसाब से नहीं मिलेगा। और लेकिन ऐसा क्यों? हम ये चाहते हैं कि आप सिंपली एक ऐसा सिस्टम लेके आए कि जिसमें टैक्स स्लैब भी सिंपल्स हो, टैक्स का बर्डन भी कम हो, और सभी के लिए एप्लीकेबल भी हो। जैसे कि मेरे सोचना है कि 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं होना चाहिए, 5 लाख से 10 लाख तक 10% होना चाहिए, 10 से 15 तक 50 होना चाहिए, ये 20% होना चाहिए,
और 15 से लाख से ऊपर आप 20 से 30 की रेंज में बीच में कहीं भी आप रख सकते हैं, या मैक्सिमम 30 जो है वो आप टैक्स रेंज रख सकते हैं। लेकिन जो डिडक्शन है वो कंपोजिट होना चाहिए, कंपोजिट 3 लाख तक। अगर हमारा जैसे कि LIC पे है या किसी में भी हम प्रीमियम लेते हैं वहां पर इतना खर्चा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप बोलते हैं कि 1,50,000 तक का होगा इन सभी में। अभी मैं सपोज करूँ कि न्यू पेंशन स्कीम में कवर हो रहा हूँ, वहां पर मेरा कंट्रीब्यूशन कट रहा है, या फिर मैं न्यू इसमें स्कीम में NPS में पैसे जमा करना चाह रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि NPS के नाम पे आप 4,000 का मिलेगा, लेकिन मैं प्रोविडेंट फंड में जमा नहीं कराना चाहता हूँ, इसमें भी मेरे पास ट्यूशन फी में भी मेरा कोई पैसा नहीं जाता, मेरे पास सेविंग है। अगर ये पैसा मैं यहाँ लगा दूं तो NPS के अकाउंट में ही मुझे 1.5 लाख या ये जो दोनों कंबाइन 2 लाख का है डिडक्शन क्यों नहीं मिल सकता। इसी तरह एक तरफ आप बोलते हैं कि आप लोन लीजिए, एजुकेशन लोन लीजिए, हाउस प्रॉपर्टी खरीदिए रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, और उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे उसमें 1.5 लाख तक का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मेरे पास कैपेसिटी सेविंग की नहीं है, मेरे खर्चे इतने हैं, मैं सेविंग नहीं कर सकता हूँ, तो मैं लोन लेकर घर कहाँ से खरीद पाऊंगा, मुझे उस सब डिडक्शन का क्या फायदा। तो सरकार से सभी वेतन भोगियों की तरफ से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस सिस्टम को थोड़ा सिंपल कीजिए और 3 लाख तक का डिडक्शन दीजिए, और उसमें रिस्पेक्ट ऑफ एनी सेक्शन, चाहे वो LIC में करे, चाहे वो एजुकेशन लोन ले, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी लोन ले, जहां पर भी उसको बेनिफिट मिल सकता है वहां पर उसको 3 लाख तक का डिडक्शन मिले, और 5 लाख तक इनकम में कोई भी टैक्स ना हो। इस तरह 8 लाख तक उसके पास छूट रहेगी। अगर 8 लाख तक हमारा ये डिडक्शन के बाद 8 लाख तक अगर नील टैक्स है, तो उसकी जो परचेजिंग, अगर वो टैक्स नहीं दे रहा है तो जितना वो टैक्स बचा रहा है उतना ही उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड होगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो जॉब क्रिएट होंगे। ये एक सिंपल सा तरीका है कि आप कम टैक्स लो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें कवर हो जाएंगे और सभी को बेनिफिट होगा। अगर मेरी इस टेबल से और मेरे विचारों से आप सभी दर्शक, सभी सुनने वाले, देखने वाले भी एग्री हैं, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यही एक माध्यम है अपनी बात जल्द से जल्द वित्त मंत्री जी तक पहुंचाइए, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और अपने विचार जरूर मेरे साथ साझा कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।